wrestling games series, and Sea of Thieves, you may have heard of that. So ऐसे काफी टाइटल्स हैं जिन पे अभी हम काम कर रहे हैं और कर चुके हैं। सो गाइस, पोर्टफोलियो के ऊपर आपने वैसे भी काफी सारे आर्टिकल देखे होंगे कि की पॉइंट्स क्या होते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होता है। सो नॉर्मली मैं ज़्यादा डिटेल में उन चीज़ों में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आप काफ़ी वाइडली अवेलेबल है इंटरनेट पे, आर्ट्स सेशन वगैरह, सीजी सोसाइटी एंड 3D वर्ल्ड वगैरह पे। सो लेकिन वो पॉइंट्स काफ़ी हद तक जस्टिफाई करते हैं और काफ़ी सिमिलर चीज़ है, लेकिन ट्रुथ ये है कि अभी इंडस्ट्री काफ़ी चेंज हो गई है। अकेला आपका आर्ट वर्क मैटर नहीं करता है कि आपके अगर आर्ट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, वो आपको बाउंड्री लाइन तक क्रॉस नहीं करवाएगी वो चीज़ें। आपके आर्ट वर्क के साथ में आपका एटीट्यूड, आपका डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन ये मैटर करता है। सो मैं कुछ पॉइंटर्स हैं उसको वॉक थ्रू कर देता हूँ आपको। जैसे कि सबसे पहला मेन होना चाहिए कि आप कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हैं, आपको अपनी ऑडियंस का पता होना चाहिए। सो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, जहाँ पे आप रिज्यूमे सेंड कर रहे हो जैसे एम्प्लॉयर को। सो उनके जो आर्ट मैनेजर है, आर्ट डायरेक्टर है, वो पोर्टफोलियो में क्या देखते हैं, उनके कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो किस टाइप का काम करते हैं, ये चीज़ें पता होना चाहिए। उसी हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो, अपने रिज्यूमे उस स्पेसिफिक कंसर्न पर्सन को या कंपनीज को सेंड करो। और अपना जो पोर्टफोलियो होता है वैसे ही आपको एडिट करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको काम उसके अंदर डालना पड़ेगा, आर्ट वर्क वैसे ही आपको डालने पड़ेगा। अगर स्टाइलाइज्ड कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है और आप रियलिस्टिक भेज रहे हैं, तो वो गुड चॉइस नहीं होगी, या वाइस वर्सा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस टाइप पे, क्योंकि नॉर्मली फ्रेशर्स काफ़ी बड़ी मिस्टेक्स करते हैं, ओपनिंग्स को नहीं देखते हैं, वो किस टाइप की ओपनिंग है, जॉब स्पेसिफिकेशंस नहीं पढ़ते हैं और ब्लाइंडली अपने रिज्यूमेस वगैरह सेंड कर देते हैं। तो ये सीधा ही उनका स्पैम में चला जाता है, क्योंकि उन मेल्स को कोई पढ़ता भी नहीं है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो सबसे पहले वो चीज़ें देखिए, सबसे मेन है। एंड ध्यान रखो आप जैसे अगर इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री में आर इंटरेस्टेड हो, तो मोस्टली जो है गेम स्टूडियोज है वो सारे आउटसोर्सिंग है, मोस्टली आउटसोर्सिंग है। जो मोबाइल गेमिंग्स है वो काफ़ी स्मॉल स्टूडियोज है, तो उनमें कंपेरेटिवली आउटसोर्सिंग स्टूडियोज के, जहाँ पे आउटसोर्सिंग में 200 से 100 से एम्प्लॉयज होते हैं, मोबाइल गेमिंग में 10 to 15 जो डेवलपर स्टूडियोज होते हैं उनमें सिर्फ इतने ही होते हैं। तो चांसेस अगर आप आउटसोर्सिंग का कर रहे हो तो उनके बारे में हिस्ट्री रीड करो, उनके आर्ट डायरेक्टर्स वगैरह देखो कि उनका काम कैसा है, और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो टेलर करो, क्योंकि एंड ऑफ द डे वही आपकी पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। एंड कीप योर पोर्टफोलियो सिंपल, और कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, काफ़ी सिंपल नेविगेशन होना चाहिए। एंड स्टॉप यूजिंग वीडियो, पोर्टफोलियो वीडियो के अंदर डाल के भेजना। एक सिंपल पीडीएफ, आर्ट सेशन काफ़ी, पीडीएफ भी नहीं तो आर्ट सेशन मोर देन इनफ है। एंड अपने सारे डिटेल्स वगैरह वहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट, आर्ट सेशन में अगर आप डालते हैं या पीडीएफ में करते हैं, तो अपने सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पे मेंशन करो। कई बार होता है कि आर्टिस्ट अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स ही नहीं डालते हैं, सिंपल मेल आता है कि हियर्स माय पोर्टफोलियो एंड रिज्यूमे। अगर आप ये सिंपल एक लाइन से डालोगे कोई रीड नहीं करेगा, थोड़ा अपने बारे में इंट्रो भी देना होता है। एंड मेन पॉइंट आता है कि जूनियर लेवल पे क्वालिटी एंड क्वांटिटी कौन सी मैटर करती है। तो बहुत मैटर करती है, लेकिन अगर एज अ फ्रेशर है तो वहाँ पे क्वालिटी आता है। हम जब फ्रेशर होता है क्वांटिटी नहीं देखते, सिर्फ क्वालिटी मेन रहता है। अगर आप क्वालिटी वर्क, क्वालिटी एसेट्स या प्रोप्स या कैरेक्टर कुछ भी डालते हैं, अगर आपके एक या दो भी होंगे वो भी चलेंगे, इंस्टेड ऑफ 10 to 15 आर्ट वर्क कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं, वो हम नहीं देखते हैं। सिर्फ फ्रेशर्स के लिए हम सिर्फ क्वालिटी फोकस्ड रहता है। क्वांटिटी की बात आती है लेटर स्टेजेस पे, बात आती है जब आप सीनियर लेवल पे होते हैं, तब आपकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों मेजर्स की जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। अपना अगर टाइम अगर आप दे रहे हैं, एक अच्छा एसेट बनाओ एंड उसको अच्छे से प्रेजेंट करो, उसमें टाइम लो प्रेजेंटेशन में। एंड इस चीज़ का ध्यान रखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अपने अनफिनिश वर्क है वो पब्लिश मत करो किसी भी स्टूडियोज को अगर आप दे रहे हो।
तो पब्लिश करना बहुत गलत होता है कि अनफिनिश्ड आर्ट वर्क कई बार कर देते हैं, उन्हें इग्नोर करो। एंड अनदर थिंग इज कि आर्टिस्ट के लिए सबसे मेन होता है विजिबिलिटी आर्टिस्ट की, क्योंकि अब इतने सारे आर्टिस्ट हो गए, सबको ढूंढना और मेल्स को रिकॉर्ड करना, गो थ्रू करना डिफिकल्ट हो जाता है। काफी टाइम होता है, कुछ अच्छे आर्टिस्ट भी स्लिप हो जाते हैं मेल्स के अंदर, क्योंकि इतने डेली मेल्स आते हैं। तो आपको भी अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। जो वेबसाइट्स हैं, आर्ट स्टेशन, पिक्सोलॉजिकल एक्सेट्रा, सो बढ़ाओ, अपने आर्ट वर्क रेगुलरली पब्लिश करो। और आर्ट वर्क पब्लिश करने का भी एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कब ज़्यादा अवेलेबल होती है, ऑनलाइन होती है, क्योंकि डेली इतना आर्ट वर्क पब्लिश होता है आर्ट स्टेशन पे। अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो विद इन अ डे आपका आर्ट वर्क काफ़ी नीचे चला जाएगा, ट्रेंडिंग में रहेगा ही नहीं। तो शाम के टाइम, जैसे इंडिया में शाम के टाइम ज़्यादातर लोग ऑनलाइन रहते हैं, उस समय डालो ताकि आपके लाइक्स वगैरह आते रहें और आपके प्रोफाइल की विजिबिलिटी अपर साइड रहे। सेम अगर फेसबुक पे आप फेसबुक ग्रुप्स पे, जो गेमिंग ग्रुप्स है, अगर उनमें पब्लिश कर रहे हैं तो उस टाइम के अराउंड करो जब ज़्यादा बंदे ऑनलाइन रहते हैं। एंड मेन यही है कि आपको पोर्टफोलियो के लिए सिंपल एसेट भी बना सकते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। ये काफ़ी एक नॉर्म रहता है कि एक आर्टिस्ट को अपना ही कॉन्सेप्ट बनाना है, अपनी ही चीज़ें स्क्रैच से लेके एंड तक फिनिश करनी है, एनिमेशन देखनी है। ऐसा वो ट्रेंड खत्म हो चुके हैं, क्योंकि आउटसोर्सिंग स्टूडियोज में अगर आप काम करते हैं लाइक रिबूट, तो हमारे हर एक स्पेशलाइजेशन में अलग अलग स्पेशल डिसिप्लिन होते हैं। कॉन्सेप्ट आर्ट की अलग हायरिंग होती है, मॉडलिंग की अलग होती है। अगर कोई मॉडलिंग वाला बंदा या मॉडलर या टेक्सचर आर्टिस्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट आर्ट बनाने में ही इतना टाइम लगा देगा, हम उसे उस पर जज भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट ही नहीं। सेम अगर आप कैरेक्टर्स के लिए कैरेक्टर बिल्ड करते हैं, तो नॉर्मली लोग काफी मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि कैरेक्टर्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप एनाटॉमी प्रैक्टिस कीजिए। मेन क्लोथिंग रहेगा, क्लोथिंग, एसेसरीज, आउटफिट वगैरह, इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए, अपने पोर्टफोलियो में वैसा काम डालिए, ना कि एनाटॉमी प्रैक्टिस डालो। एनाटॉमी प्रैक्टिस आउटसोर्सिंग में नहीं होती है, एनाटॉमी वर्क नहीं होते, बहुत कम होते हैं। अगर 100% में से ओनली 5% ऑफ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर बॉडी पे वर्क करने को मिलता है, कैरेक्टर्स की बॉडी पे, एनाटॉमी पे। नॉर्मली आउटफिट्स वगैरह ज़्यादा मेन रहते हैं, तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। सेम फॉर प्रॉप्स, प्रॉप्स में भी यही चीज़ें करो कि अगर आप किसी का कॉन्सेप्ट रेफरेंस ले रहे हो, इंस्पिरेशन ले रहे हो किसी कॉन्सेप्ट से, तो उस आर्टिस्ट का नाम वहाँ पे क्रेडिट करो और उसके हिसाब से उस कॉन्सेप्ट को 3D के अंदर कन्वर्ट करो। ये मेन रहता है, क्योंकि हमारे भी यही होता है, कॉन्सेप्ट हमारी तरफ से, क्लाइंट की तरफ से आते हैं, तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट में पूरा टाइम लगाओ उसके लिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कि अच्छा काम, ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हो, इंडस्ट्री चेंज हो चुकी है, वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं, सो अकेला अच्छा काम सफिशिएंट नहीं है। आपको डिसिप्लिन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। लास्ट ईयर तक तो ये होता था कि चलो कि आपको स्किल्स वगैरह हम डेवलप करवा देंगे, स्किल्स वगैरह आपको ट्रेनिंग्स के लिए 3-4 मंथ की ट्रेनिंग दे देंगे ऑफिस में बुला के, फ्रेशर्स वगैरह को, उसके बाद प्रोजेक्ट्स में डाल सकते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो रहा है, तो कंपनीज ऐसे ही कैंडिडेट देख रही हैं जिनके पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यूज में हम देखते हैं कि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। अगर हमें डाउट होता है कि बंदे का डिसिप्लिन या आर्टिस्ट का डिसिप्लिन अच्छा नहीं है, तो चाहे उसका आर्ट वर्क अच्छा हो, हम उसे नहीं लेते। ये काफ़ी अब की फैक्टर हो, और ये काफ़ी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बनता हुआ जा रहा है, और ये जो पेंडेमिक चल रहा है ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। ये भी नहीं कि अभी स्टूडियोज ओपन हो जाएंगे और स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये फैक्टर रहेगा जब आप जॉब अप्लाई करोगे, तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है। सिर्फ आर्ट वर्क के बेसिस पे ना रहे, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को एंड डिसिप्लिन को स्ट्रॉन्ग करो उस चीज़ को। तो नितिन, हाँ, कैन यू ऑल्सो टेल देम कि आपको किस तरीके का पोर्टफोलियो जब आता है तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो और
लगता है कि हाँ यार, ये आर्टिस्ट हमारी टीम में होना चाहिए। तो जस्ट अबाउट दैट पोर्टफोलियो, कैन यू टॉक मोर अबाउट दैट? या सो गाइस, सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि सिंपल प्रॉप्स रखो, ज्यादा बड़े करने की जरूरत नहीं। अगर रियलिस्टिक आप प्रॉप्स वगैरह पे काम कर रहे हैं, हम देखें कि आपकी डिटेल लेवल क्या रखते हैं, आप कितना डिटेल में चीजें देखते हैं, सरफेसेस वगैरह मेटेलिक है या नहीं, उसमें सरफेस नॉइज रीड कर पाते हैं या नहीं। आप काफी अच्छा एग्जांपल लीजिए, जैसे अभी मेट्रो के जो एसेट आए थे, मेट्रो के मेट्रो एक्सोडस, काफी सिंपल प्रॉप्स है लेकिन कितने रियलिस्टिक लगता है। तो वो मेन रीजन क्या है उसका, उसे करने का? प्रेजेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। वी डोंट केयर कि अगर आपने एक सिंपल बिल्कुल ब्रीफ केस बनाया है, लेकिन वो ब्रीफ केस को किस हिसाब से रियलिस्टिक किया है, सिंपल काउच बनाया है, वो सारी चीजें एक्सेप्टेबल है। इनफैक्ट अगर हम प्रेजेंट बात करें पोर्टफोलियो वगैरह की, लेट्स से कि काफी सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, शवल है, गैस मास्क है, ब्लड बैंक है, रेडियो, गैस स्टोव। नॉर्मली आर्टिस्ट इस टाइप की छोटे छोटे चीजों से दूर भागते हैं, लेकिन आपको ये चीजें करनी चाहिए। इस टाइप से छोटी चीजें करो, आपका टाइम कम लगेगा और आप एक एसेट में अच्छे से टाइम देके उसकी क्वालिटी निकाल सकते हो। वो चीजें देखो, हम वो चीजें देखें कि आप रफनेस को कितने अच्छे से रीड कर पाते हैं, मॉडलिंग में बेवल्स वगैरह रख पाते हैं या नहीं, अच्छे से कर पाते हैं। गेमिंग के हिसाब से आपके वायर फ्रेम उतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। वायर फ्रेम, यूवी, मटेरियल्स ब्रेक डाउन करके दिखाओ, वो जो प्रेजेंटेशन सारी होती है वो चीजें सारी करनी चाहिए। बेस्ट है अगर आप आर्ट सेशन पे डाल रहे हो तो साथ में अपना का एंड में वीडियो उसका लिंक डाल सकते हो, प्रेजेंटेशन बार सेट की, जो आप पब्लिश कर सकते हैं काफी इजीली। तो इन चीजों पे ध्यान रखो, ऐसे छोटी छोटी चीजों पे ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, एज ए फ्रेशर लेवल पे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आप डे वन से ही ऐसे वेपन्स, कॉम्प्लिकेटेड वेपन्स या कॉम्प्लिकेटेड व्हीकल्स या प्रोप्स काम पे काम करो, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे आता है। लेकिन ये चीज आपको भी समझना जरूरी है कि छोटी चीजों को ही अच्छे से पहले बनाओ। एंड फॉर कैरेक्टर्स मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बेसिकली आउटफिट्स वगैरह पे ज्यादा कंसंट्रेट रखिए। कैरेक्टर्स का जब काम करते हैं, फुल एनाटॉमी पे काम मत करो। एंड आउटफिट्स के अंदर रियलिस्टिक स्टाइलाइज मिलिट्री कैसा भी कर सकते हैं, वो हमेशा बेस्ट रहता है। तनु, Great. Yeah, हाँ, thank you actually, Nitin, for giving us really good pointers to the students. So, so as I earlier told everyone कि guys, आप लोगों के पास एक अच्छा आर्टिस्ट होने के अलावा आप में कुछ और क्वालिटीज भी आजकल एक्सपेक्टेड होते हैं, क्योंकि अभी टाइम ऐसा है कि यू गाइस हैव टू बी वेरी इंडिपेंडेंट। आप लोग घर से काम कर रहे हो, आपकी टीम आपके साथ में नहीं बैठी है, तो इमीडिएटली अवेलेबल है, राइट? एंड उसके अलावा भी एक्चुअली जो मैं ट्रेड्स अभी बात करूंगी, सिर्फ 3 ट्रेड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, और सिर्फ गेमिंग ऑर्गेनाइजेशन से ही एम्फसाइज रहेंगे कि उसमें आपके बहुत काम आएंगे ग्रोथ में, कि एज अ आर्टिस्ट आप वहां पे कैसे ग्रो। सो सबसे पहले एक्चुअली आता है माइंडसेट। जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, जस्ट गो विद एन ओपन माइंड, बिकॉज स्किल्स आपको सिखाए जा सकते हैं, बट माइंडसेट ऐसा होता है कि जो आप लाते हो, this is something what you bring to the table to the organization, right? So it is like how you behave in the professional world, if you are a team player or not, if you are reliable or not, and it certainly, your behavior, your attitude certainly helps to increase your credibility एज अ टीमर। आप बिहेवियर, आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, फीडबैक्स के हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि फ्रेशर और जूनियर जब ज्वाइन करोगे आपको भर भर के फीडबैक मिलेगा, और उसमें से कुछ फीडबैक आपको बहुत काम आएगा। सो इट इज अ गुड लेसन फॉर यू कि आपने कुछ सीखा, आपने कुछ इम्प्रूव करोगे आप। अगर वो फीडबैक नहीं आता सही, तो भी आपको एटलीस्ट इट इज अ बैड लेसन, चलो ठीक है, क्या मुझे नहीं करना है, बट इट विल बी अ लेसन फॉर यू। सो positive attitude or mindset bring a lot of opportunities for you or will be equally harmful for you professionally. So सिंपल है, बस माइंडसेट अपना खुला के जाओ, पॉजिटिव रखो, और सब चीजें पॉजिटिव होंगी आपके साथ, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी इंडस्ट्री में।
So, Nitin, would you like to add something as an artist, point of view? जैसे मेंशन किया लोगों का सब कुछ वर्क होम चला तो फ्रेशर्स को लेने ये चीजें रहेंगी, झिझक रहती है हर एक कंपनी के लिए, हर एक प्रोसेस है कि फ्रेशर बंदा है क्या घर से काम कर पाएगा नहीं विदाउट ट्रेनिंग वगैरह। तो यहाँ पे वही है कि यहाँ पे एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो जाए, जो अच्छे वगैरह होंगे तो उन्हें ही प्रेफर देंगे, रिस्क फैक्टर कम है क्योंकि पहले आपके साथ आपको ट्रेन करने के पहले स्टूडियोज में 10 से 15 20 आर्टिस्ट होते हैं जो आप गाइड करेंगे, आपके मेंटर्स होते हैं, लेकिन वर्क फ्रॉम होम में वो चीज पॉसिबल नहीं होती है। यहाँ पे आपको एक स्टेप फर्दर लेना पड़ेगा। तो काफी अच्छी कॉन्फ्रेंस होती है, जेडीसी कॉन्फ्रेंस होती है, यूरोप पे जो आता है E3 वगैरह होते हैं, इनमें आप चीजें देखोगे तो ये चीज आपसे डिस्कस होती है, ये वाली कि कैसे आप अपने परफॉर्म बेटर कर सकते हैं, कैसे एटीट्यूड बेटर कर सकते हैं, कैसे अगर आपका आर्टवर्क उस लेवल का नहीं है लेकिन पोटेंशियल दिखता है तो हम स्टूडेंट्स उसे चांस देती है उन आर्टिस्ट को। तो आपके बाकी एटीट्यूड और माइंडसेट है वो भी बहुत मैटर करता है। Yeah. Thanks, Nitin. So, and the second point, which is very, very, very important for me being the project manager, is communication. Because communication is not that कि आपको अपने बॉस की बात सुननी है और उसने जो बोला काम कर लिया, नहीं, वो कम्युनिकेशन मैं नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है इन साइलेंस। आपको कुछ डिस्कस करना है अपने सीनियर्स के साथ, डोंट बी अफ्रेड टू स्पीक अप, आप कम्युनिकेट करो, मेक श्योर टू बी हर्ड एंड बी रिस्पॉन्सिव अबाउट दैट। कि आपके सामने वाला कुछ कम्युनिकेट कर रहा है उसके लिए भी आप रिस्पॉन्सिव हो। सो इन अ रूटीन डे इन स्टूडियो, हमारे स्टूडियो में, सो कम्युनिकेशन स्टार्ट्स लाइक द मॉर्निंग स्क्रम मीटिंग्स। वहां से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है कि फाइल्स का अपडेट्स, डेटा, हम लोग शेड्यूल्स डिस्कस करते हैं, एस्टिमेट्स डिस्कस करते हैं, तो दोनों तरफ से कम्युनिकेशन रहता है। इस तरह से डिटेल किया जाता है कि ये एस्टिमेट और ये शेड्यूल है, आपको नहीं करना है, नहीं, हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने आर्टिस्ट से कि वो अपने पॉइंट्स रखे, अपना प्रोसेस अगर चेंज करने कुछ उनके पास अच्छे आइडियाज हैं वो पुट फॉरवर्ड करें। And it goes through like review times और पूरा अपना फाइनल सबमिशन किया तक, यहाँ तक पूरा कम्युनिकेशन। And you know what, I mean, I'm the project manager, so मेरे को टीम के साथ कम्युनिकेट करना होता है, एज वेल मुझे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना होता है। तो अगर मेरी टीम में से एक भी मेंबर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे टीम मेंबर्स मुझे लीव्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं 2-3 प्रायर, उनको पता होता है 2-3 हफ्ते बाद एक ये आर्टिस्ट है, ये छुट्टी पे जाने वाला है, तो मेरे को अपना एलोकेशन शेड्यूल के हिसाब से करना है, राइट? उन्होंने मुझे कम्युनिकेट कर दिया कि भाई मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, तो मेरे को मुझे एलोकेशन अपने कैसे संभालने हैं। अब वही आर्टिस्ट 2 दिन पहले आके बताया कि मैं ऐसे ही पूरा पे हूँ, तो मेरे पूरे एलोकेशन क्या है, जो डिपेंडेंट टीम है, क्योंकि आप जब एक टीम के साथ काम करते हो आप अकेले नहीं कर रहे हो, आपके साथ 2D आर्टिस्ट हैं, 3D आर्टिस्ट हैं, प्रोग्रामर्स हैं, एडिटर्स हैं और मतलब डिफरेंट टीम्स हैं आपके साथ, राइट? तो सबकी डिपेंडेंटी होती है आपके काम के, तो एक जगह से इफेक्ट हो गया तो पूरा शेड्यूल इफेक्ट होगा और सबको क्रंच में करना पड़ेगा, तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करना। तो इसीलिए मैं अपनी टीम से ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि उनका कम्युनिकेशन बिल्कुल हो गए, जॉब डिस्क्रिप्शन में कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज्यादा एम्फसाइज करा है, दिस क्वालिटी यू शुड हैव। तो गाइस आप वर्डर कर रहे होंगे इस टाइप का फ्रेशर है, कम्युनिकेशन वगैरह पे इतना फोकस किया जा रहा है और ये क्या चीजें शायद समझ में नहीं आ रही। तो ना रिव्यू का जब हम हायरिंग प्रोसेस करते हैं, हम आर्टिस्ट से पहले आर्टिस्ट से इंटरव्यू लेते हैं कि उनको ये चीजें इंडस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज है भी, यानी कि कैसे इंडस्ट्री रन करती है, तो मैटर करता है। एंड हम आपसे टेक्नीशियंस वगैरह नहीं करते इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि वो कि ओवर द टाइम आपको पहली बात तो ज्यादा कुछ पता भी नहीं होगा क्योंकि आप फ्रेशर्स हैं, सेकेंड वो हम आपको सिखा भी सकते हैं, वो लर्निंग वाला प्रोसेस सिखाया जा सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन आर्ट की चीजें, टेक्निकल चीजें वैसे सिखा सकते हैं जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन कम्युनिकेशन एंड डिसिप्लिन लाइक आई सेड अर्लियर वो सिखाना काफी मुश्किल होता है, काफी लॉन्ग प्रोसेस होता है सीखने के लिए। तो जब इंटरव्यूज वगैरह होते हैं ये चीजें हम देखते हैं आर्टिस्ट पे कि आर्टिस्ट कितना अच्छे से कम्युनिकेट करता है, और उनके सामने हम सिचुएशंस रखते हैं कि वो कैसे अपने एक्शंस लेंगे अगर ये सिचुएशंस क्रिएट होती है। एंड हम आपसे पूछते हैं कि आप जेडीसी वगैरह के बारे में, इंटरव्यूज के बारे में पूछते हैं, गेमिंग के बारे में कि आपको अगर कोई गेम पसंद है तो उस गेम में क्या पसंद है, इस टाइप की चीजें हम पूछते हैं। हम ये कभी नहीं पूछेंगे कि ये माया में यही चीज कहाँ पे होती है, ये जीब्रश में कैसे, वो मैटर नहीं करता। लर्निंग्स वगैरह इस टाइप की अपडेट रखनी, ये सारी चीजें काफी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इक्वली इम्पोर्टेंट है जितना आपका पोर्टफोलियो।
I think the last one and a very important one is actually resilience. Resilience, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होगे कि एक आदमी ने हाथी को उठा रखा है, तो दिस इज समथिंग वी बिलीव कि यार इम्पॉसिबल है, ये तो हम कर ही नहीं सकते, राइट? एक्चुअली आपको हेल्प कर रहा है टू ओवरकम एनी काइंड ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन. इट गिव्स यू द एज टू स्टे अहेड देन मोस्ट ऑफ द कंटेम्पररीज. मतलब अगर आपके अंदर रेजिलियंस आ गया ना, आप कुछ भी कर लोगे. मेरा एक मूवी का बहुत ही ज्यादा फेवरेट डायलॉग है कि इफ लाइफ नॉक्स यू डाउन, it is up to you to get back up. So actually resilience करता है, गिर के उठने को हेल्प करता है. So I'd like to share my own experience. प्रोफेशनल करियर का सबसे बुरा फेस करा है. अभी तो हो गया था, तो सोचिए, बट थोड़ा सा बुरा फेस था वो मेरे करियर का. So मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा था and within 2 months I was diagnosed with pancreatitis. अभी नाम थोड़ा सा खतरनाक है, बीमारी सी खतरनाक है उसी हिसाब से. So I was immediately hospitalized at that time. I was in hospital और मेरा टीम से कोई कम्युनिकेशन इसलिए नहीं हो पाया. मेरी टीम सफर कर रही थी उस टाइम पे, काम पूरा सफर हो रहा था. एंड व्हेन आई गॉट बैक, तो भी डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि आपको 1 महीना पूरा रेस्ट लेना पड़ेगा प्रॉपर वाला. अभी और ऑफिस में जब मैं गई, मेरे सीनियर्स ने बड़े ही पोलाइटली मना कि तनु आप ना रिजाइन करो. So I was really shocked कि यार ये तो it will set back for my career and at the same time actually भी impact होगा मुझे. So बस मैंने उन्हें यही बोला कि आप प्लीज मुझसे 1 मंथ का टाइम दो, मैं 1 मंथ बाद आई बी रेगुलर. So they agreed, they were very nice. So when I came back, मुझे जब मेरा individual first project मिला, my senior was like कि तुम नहीं कर पाओगे. And I was again very disappointed कि यार मतलब पहला इंडिविजुअल प्रोजेक्ट मिल रहा है, बाकी मिल रहा है, लेकिन उन्होंने तो ऐसे बोल दिया. अभी मेरे पास उस टाइम गाइस 2 ऑप्शन थे. एक तो मैं उन्हें रूडली कुछ बोल रही, आपने मुझे कैसे बोल दिया, ऐसे नहीं होगा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो मुझे. और दूसरा ऑप्शन मैंने चूज की, मैंने उन्हें कहा कि मैं करूंगी. He gives me this attitude कि अच्छा ठीक है, देखते हैं, चलो लेट्स सी. I took that positively. मुझे लगा कि मुझे पुश करने के लिए अच्छे से कि तुम और कर सकते हो, अच्छा इसलिए बोला है. एंड जब आप एक्चुअली पॉजिटिवली करते हो तो सक्सेसफुल होते हो आप उसमें. एंड एक वही सीनियर मेरे एक पार्टी में कुछ टाइम बाद प्रोजेक्ट सक्सेसफुली निकल गया. उन्हें ही तनु यू एक्चुअली प्रूव मी रॉन्ग एंड आई एम हैप्पी दैट यू डिड. तो तब मुझे आपकी सक्सेस ही दिखती है और लोगों के पर्सपेक्टिव क्या है, लोगों के पर्सपेक्टिव को चेंज नहीं कर सकते हो, कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो उसे अपने ऊपर इफेक्ट भी मत करने दो. अपनी सिर्फ और सिर्फ सक्सेस पर ध्यान दो कि आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, और वो आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट मत पड़े दो. नेगेटिव एक्सपीरियंस जरूर होगा, लेकिन उसको अपनी पर्सनालिटी में मत आने दो. एंड दैट इज व्हाट द पावर ऑफ रेजिलियंस इज. सो आई थिंक एट द एंड आई जस्ट वांट टू से कि देखो कुछ चीजें हैं जो आपकी पावर में नहीं है, जैसे आपका रिजल्ट से आपकी पावर में है, जो आपको सक्सेस तक लेके जाएंगे, वो है आपका एटीट्यूड एंड आपकी राइट. सो आई जस्ट वांट टू से कि आप जब ज्वाइन करते हो गेमिंग वर्ल्ड, अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए करना, एंड एंजॉय अपनी जर्नी, और डेस्टिनी विल reach out to you, right? I think even I would want to say at the end it's time to reboot और एकदम लग जाओ काम पे और do the good work. Yeah, काफी बड़ा ये चीज है. तो यहाँ पे ऐड करता हूँ कि एग्जांपल लेता हूँ कि जूनियर जब आप जॉब भी अप्लाई करते हैं, उससे आप अप्लाई करते हैं, आपको रिप्लाई मिलता है, तो काफी डिसाइड हो कि आप रिप्लाई करते हैं ये चीजें. लेकिन इनमें चीज होती है कि आपका पोर्टफोलियो देखा जाता है एंड आपको वो इसमें आता है, और हम देख रहे हैं कि आपके सेवर अपनी तरफ से कब फॉलो अप दोबारा करेगा, ये हम वेट कर रहे हैं. जब ये इंटेंशनली होता है ताकि देखते हैं कि आप फॉलो करते हैं, उनको कितनी ईगर है, वो कैसे या वो अपना पोर्टफोलियो करते हैं, तो हम उनके आर्ट वर्क भी फॉलो करते हैं कि उन्होंने नया आर्ट वर्क पब्लिश किया है. और इस तरह ऐसे भी इंस्टेंस होते हैं कई बार हम फ्रेंड्स को खुद रीच आउट करते हैं कि आपका काम कई टाइम से देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, एंड हम आपकी प्रोग्रेस अच्छी करिए, हम आपको ऑफर करते हैं. तो ये चीजें होती है, लेकिन ये मतलब बिहाइंड द सीन होती है, लोगों को पता नहीं चलता है. तो आपको ये चीजें करना बहुत जरूरी होता है कि आप कैसे चीजें वर्क करती है, एक्चुअल वर्ल्ड में कैसे चीजें वर्क करती है. सिर्फ पोर्टफोलियो बना के खुश नहीं होना है. उसको पोर्टफोलियो अगर आप अच्छा बनाया है, अगर आप उसको पब्लिश नहीं करेंगे, लोगों को दिखाएंगे नहीं, तो क्यों नहीं है. इतनी भीड़ तक कैसे निकलोगे. तो उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बनता है कि आपको अपना आर्ट वर्क शोकेस करने के लिए जितने ज्यादा प्लेटफॉर्म होते हैं, जितने ज्यादा आर्टिस्ट से फॉलो, इंडस्ट्री में जो ऑलरेडी आर्टिस्ट है उनसे कनेक्ट हो, नेटवर्क बनाओ अपने, और उनसे फीडबैक मांगो, उनसे गाइडेंस मांगो, सजेशन मांगो कैसे चीजें, ताकि आपको हेल्प कर सके इन चीजों के ऊपर. एंड डोंट एक्सपेक्ट कि आप किसी को मैसेज कर दिया और कोई आपको रिवर्ट बैक करेगा नहीं. हजारों मैसेज आते हैं, अपना ही आइडिया लेके अपने लिए कि आप
हर एक को मैसेज नहीं कर पाते। तो वही चीज़ अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी डेडिकेशन दिखाएंगे वो कंसर्न पर्सन आपको रिप्लाई करे, चाहे आपको रिजेक्शन ही आना हो कि एटलीस्ट वो कह देंगे कि थैंक यू फॉर राइटिंग अस बैक, एंड वो ट्रैक में आप नेक्स्ट टाइम पे एटलीस्ट वो आपको फीडबैक भी देंगे। आप ये भी पूछ सकते हो एटलीस्ट हमें फीडबैक्स बताओ। तो ओपन Nitin, चैनल yeah. So Nitin, can you please quickly give us a recap for the portfolio? हमारे पोर्टफोलियो में जो आपने रीबूट के पोर्टफोलियो से रिलेट करके जो आपने क्विकली एक पोर्टफोलियो का दिया था कि किस तरीके का होना चाहिए। ओके, तो बेसिकली आप सबसे पहले वो टेक्सचर आर्टिस्ट हो, वेक्टर आर्टिस्ट, ड्रॉप आर्टिस्ट, पहले ये चीज फिगर आउट करो एंड देन पोर्टफोलियो डेवलप करो। आप मॉडलिंग का कौन सा करने की जरूरत नहीं है, आपको कैरेक्टर का करो, वो आउटपुट करो। लेकिन आप हमारा जो आपका पोर्टफोलियो है, आप इधर वो वाला स्लाइड ओपन करेंगे। हाँ, सो दैट हम अच्छे से रिलेट कर लें। बिल्कुल। सो अगर आप कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं तो आउटफिट पे फोकस कीजिए इंस्टेड ऑफ एनाटॉमी, एंड अकॉर्डिंगली प्रेजेंट काफी लाइटिंग वगैरह पता होना चाहिए, अच्छे से उसे रेंडर इंजन से इफेक्ट कि आप कुछ ऐसा बड़ा व्हीकल बना लो लोग उसे खुश हो जाएंगे, मैटर नहीं करता। अगर आप बना सकते हो तो प्लस पॉइंट, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं, तो कोशिश करो कि सबसे ब्रेक इन करना है तो उस चीज पे फोकस रखो इनिशियली। आप इनिशियल जो भी काम करोगे वो ओवर द पीरियड आपको इतना सेटिस्फाई नहीं होगा, तो अगर आप 2 साल बाद भी उसे रखोगे वो चीजें मैटर नहीं होगी क्योंकि उसकी क्वालिटी इतनी होगी। हमेशा काम ऐसा करो कि ओवर द पीरियड या 5 तक आपका काम एज अ बेंच दिखे, वो टारगेट रहना चाहिए। तो हमारा मेन मोटिव जो काम कर जो भी काम कर रहे हैं लोग उसे एज अ रेफरेंस एज अ इंस्पिरेशन एटलीस्ट 3 to 4 years तक रखें, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी छोटी, इतने नए नए अपडेट आ रहे हैं और बेंचमार्क्स ऑलमोस्ट हर एक गेम में बीट होते जा रहे हैं। अगर हम गेम के एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी लास्ट ऑफ अस आया, लास्ट पार्ट आया, बेंचमार्क ब्रेक कर दिए। अनचार्टेड 4 के बेंचमार्क्स जो 8 की क्वालिटी के बेंचमार्क्स है वो ब्रेक करते जा रहे हैं, हर एक बंदे अपने ही रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखो कि कंसिस्टेंसी वहां पे रहे, क्वालिटी और क्वालिटी पे फोकस, क्वांटिटी पे फोकस मत रखो। वो चीजें आप एज अ फ्रेशर आपको क्वांटिटी पे मैटर नहीं करना है, उस पे आपको नहीं किया जाएगा, एंड आई गेस दैट्स सम सपोर्ट। Great. So हम लोग communication के बारे में बहुत बात कर रहे हैं and it should be 2 ways. So this is what we wanted to communicate. So we are ready to take the questions. Mala, is there any question for us? Yes. Ishan, can you take the question, please? Yeah, sure, ma'am. Sir or ma'am, one student Sagar Pal has asked that as being a fresher, what companies judges when we are presenting ourselves in front of them? What are the फर्स्ट मोस्ट qualities we must be having? या फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हम यही देखते हैं कि आपके लिए आपने क्या रहा है और कौन सा पोर्टफोलियो आपने भेजा। ये काफी बड़ी मिस्टेक होती है, आर्टिस्ट अभी भी करते हैं कि ओपनिंग इन्वायरमेंट या काम कैरेक्टर का भेजा या दिखाने कि हम सारा काम करते हैं, तो वो उसमें नहीं रहता वो चीज़, क्योंकि वो आज से 3 या 4 साल पहले होता था। अब इंडस्ट्री में स्पेशलाइजेशंस आ गई है, हर एक डिसिप्लिन अलग स्पेशलाइज होता है, तो सबसे पहले वो चीज़ ध्यान रखो। सेकंड ये देखेंगे कि आप प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, आपने अपने मटेरियल्स का एफर्ट का ब्रेकडाउन करके दिखाया, वायर फ्रेम्स हो गए, मटेरियल पासिस हो गए, मेटलनेस में काम कर रहे हैं तो एल्बिडो का ब्रेकडाउन, देन उसके बाद मैप, ये सारी चीजें दिखा, हाई पॉली दिखा, वायर फ्रेम अच्छे से दिखा, ये सारी चीजें देखेंगे। Fine. Now we are having another student Joe. That is there any difference between the game designing and is it similar to industrial or graphic designing and all? काफी ह्यूज डिफरेंस है गेम डिजाइनिंग एंड ग्राफिक्स में। सो बेसिकली फील्ड ही चेंज हो जाती है, इतना डिफरेंस है कि गेम डिजाइनिंग में आपको मेन आपका कोर इंजन का पता होना चाहिए, गेम्स के बारे में होना चाहिए, वेयर ग्राफिक्स काफी वास्ट चीज है, अभी इतना समझ से करना मुश्किल है, लेकिन छोटी सी जैसे बोलेंगे बात करेंगे तो ये रहेगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग का कैसे कुछ भी हो सकता है कि आप कोई वेबसाइट टेम्पलेट डिजाइन कर रहे हैं या कोई बैनर्स वगैरह बना रहे हैं, वो काफी अलग हो गया। गेम डिजाइनिंग में वेयर आप कोडिंग वगैरह
गेम इंजन के बारे में, आपको गेम इंजन के बारे में नॉलेज हो, लेवल सेटअप वगैरह, ये चीजें डिजाइनिंग आती है, गेम प्ले वो चीजें होती है। Fine. Okay. We are having another question from Mayank कि वो पूछना चाहे मेजरली क्या क्या होना चाहिए। ओके, सो लेट्स से इफ यू आर प्रो आर्टिस्ट, प्रॉप्स पे काम करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट आर्टिस्ट डिफरेंट होता है, प्रो आर्टिस्ट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अगर आप प्रॉप्स पे और व्हीकल हैंड वेपन आर्टिस्ट डिफरेंट होते हैं, तो अपने आप को प्रेजेंट करो पहले कि आप क्या कर रहे हो, व्हीकल आर्टिस्ट हो या वेपन आर्टिस्ट। सो Yeah, I think वेपन्स में specialize is the word here, ना, कि आप अपने आप को या specialized artist दिखाओ। बिल्कुल एज ए स्पेशल आपको भी ये रहेगा, फिर अकॉर्डिंग वैसे ही काम करो। जर्नलिस्ट जो होते हैं प्रोडक्शन में उनके गेमिंग में जर्नलिस्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बहुत कम होते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड सबको नहीं चाहिए, गेमिंग में रिक्वायरमेंट होती नहीं है, ये मेन रीजन है कि स्पेशलाइजेशन होती है। एंड आज के टाइम में ZBrush कितना इम्पोर्टेंट है? ZBrush काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके आर्टवर्क ZBrush की चीजें नहीं होंगी तो काफी सेटअप होता है, सो इम्पोर्टेंट है, वो काफी बड़ा प्लस पॉइंट होता है। रीजन बीइंग ZBrush किस लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको टाइम सेव करता है प्रोडक्शन साइकिल। आप माया मैक्स या कोई सॉफ्टवेयर डाल पाते हैं, अगर कोई 4 दिन ZBrush और हाफ रिड्यूस हो जाता है, तो ZBrush इम्पोर्टेंट मैटर करता है एंड ऑफ द डे प्रोडक्शन में। जब गेमिंग में आप फ्लो पे आओगे, आपको एस्टिमेट वगैरह मिलता है, तो ये चीजें मैटर करेंगी। One student Ishika Jain has asked that what sort of things we should focus as to be the part of gaming industry. मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको गेमिंग जो लॉन्च होते हैं E3 GDC वगैरह, इनके बारे में नॉलेज हो, गेमिंग इंडस्ट्री की नॉलेज आपको वहीं से मिलेगी, वो काफी यूजफुल रहते हैं। उसके अंदर हर एक आपका पोर्टफोलियो से लेके आर्टवर्क से लेके गेमिंग इंडस्ट्री के ट्रेंड्स क्या है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, वो सारी चीजें उसके अंदर मेंशन होती है, तो आई रिकमेंड दैट। Now we are having a student question from Dagar that how important is concept in देखो हर एक फील्ड इम्पोर्टेंट होती है, अगर गेमिंग इंडस्ट्री की बात करो तो ऑब्वियसली काफी इम्पोर्टेंट है। अगर इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री की बात करो तो स्टैट्स चाहिए, तो जैसे मेरा सबसे बड़ा पॉइंट था कि नो योर ऑडियंस, यही जरूरी होता है कि आप इंडिया में जॉब कर रहे हैं और या किसी स्टूडियो में अप्लाई कर रहे हैं, तो फिगर आउट करो कि वो कौन सा काम करते भी हैं, क्योंकि नॉर्मली जो फिगर्स होते हैं कॉन्सेप्ट के एनिमे के काफी कम होते हैं कंपैरेटिवली मॉडलिंग एंड टेक्सचरिंग के, तो ये फिगर आउट करना है, उसी हिसाब से आप काम किसी को, अगर आप किसी को अगर ऐसे स्टूडियो में आप जो कॉन्सेप्टिंग करते ही नहीं है, तो कोई चांस नहीं है कि आपको वहां से कोई रिप्लाई दे। Okay. Another question from Maitreya side that how hard is to get a job in gaming industry? काफी हार्ड नहीं बोलेंगे इस चीज को, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ से आ रहा है कि इंस्टीट्यूट लेवल पे आप कंफ्यूज रहते हैं कि गेमिंग में जाना है प्रोडक्शन में जाना है, सिनेमैटिक आई गेस ये क्वेश्चन इसलिए आएगा। सो दोनों ही अपने अपने सेम ही है, सबके अलग रिक्वायरमेंट्स हुए हैं, काम करने का प्रोसेस चाहिए। अगर आप गेमिंग इंडस्ट्री में करना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको नॉलेज होनी चाहिए, इंडस्ट्री के मेन नॉलेज है, एंड आर्ट वर्क वगैरह लो पोली में वैसे ही काम करना चाहिए गेम मैच के अंदर, मुझे ध्यान रखो। And I just want to add a point here कि बिल्कुल भी हार्ड नहीं है गेमिंग इंडस्ट्री में जॉब मिलना है तो, और आपके माइंड में है कि आपको क्या ज्वाइन करना है या किस तरीके का काम कर रहा है। As हम लोगों ने अभी बात करी कि गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है एंड सबके लिए काम है, सो लगे रहो और अप्लाई करो और मिलेगी जॉब पक्का। इट इज नॉट दैट हार्ड। गाइस एक चीज का ध्यान रखो, आप जब इंडस्ट्री में आपके अगर आप फिगर आउट कर रहे हो कि आप गेमिंग में आना है वीएफएक्स या प्रोडक्शन में, तो इनकी वेबसाइट्स वगैरह है, अगर आप गेम में फॉलो करो तो आर्टिशन में फॉलो करो, जीरो सेंटर फॉलो करो, सीजी सोसाइटी, क्रेडिट होटल, ये वेबसाइट फॉलो करते रहो, और 80level.com एक है, वो चीजें वेबसाइट फॉलो करो, उसके अंदर आपको गेमिंग की काफी सारी नॉलेज मिलेगी।
कि इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है। सेम अगर आपको वीएफएक्स इंडस्ट्री है तो आप उससे रिलेटेड कंसर्न वेबसाइट पे चेक करो। No, ma'am, I'm having for you what kind of attitude we should have as a fresher. आई वुड से पॉजिटिव। पहली बात तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओ, जैसा कि मैंने था। आपको मिलेंगे, आपको बहुत लोग मिलेंगे फीड वगैरह देने वाले कि आप जूनियर, आपके सीनियर्स, आपके कलीग्स वगैरह आपको शेयर करेंगे अपना नॉलेज वगैरह। ऐसा मत करना कि कंफ्यूज हो जाओ। ट्राई टू ग्रास्प एज मच एज यू कैन और अपना एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना और फीडबैक लो तो पॉजिटिव लो, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि हर चीज आपके लिए एक लेसन है। तो अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, बट टेक एवरीथिंग पॉजिटिव। बस ये एटीट्यूड है। And now we are having another question from that any tips animator in gaming industry? Am I audible? Hello. Yeah. So एनिमेशन के बेसिकली आप मॉक क्लीनअप के लिए आप ट्राई करते हैं। आपको कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको इस टाइप के की फ्रेम्स वगैरह मिल जाते हैं। कॉपी करना देखो कि वो कैसे किए जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप रीड करो। एंड जो गेम एनिमेशन होता है, जो एक्चुअली अगर आप गेमिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो गेमिंग इंडस्ट्री में आपको काफी सारे गेम्स के शॉर्ट्स वगैरह मिलेंगे, गेम प्ले वगैरह आप करते हो, कोई एक्शन वगैरह मिलेगा तो उन्हें रेप्लिकेट करो। जो खासकर अगर कोई फेमस आपकी गेम को फॉलो कर रहा है तो वो एनिमेशन आप रेप्लिकेट करके दिखा सकते हो कि आपने एक गेम डाला है और उसको आपने उसका एनिमेशन कि आपने खुद ने टेक लिया, तो काफी अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है और वो चीजें एक्चुअली स्टैंड आउट करता है। इंस्टेड ऑफ अगर आप कोई डमी लेते हैं जैसे जो प्रोडक्शन में होता है, जो काफी जनरेट होता है कि जो डमीज होते हैं, डमी प्रॉक्सीज होते हैं, यूज करना थोड़ा बंद करो क्योंकि वो काफी भीड़ में मिलके रह जाते हो, स्टैंड आउट नहीं करते हो। काफी अच्छे मॉडल्स होते हैं, काफी थोड़ा सा इन्वेस्ट करो एज ए टीम, काफी इजीली मॉडल मिल जाते हैं, काफी अच्छे मॉडल मिल जाते हैं डायरेक्ट पे। सो एक ग्रुप ऑफ टीम मिलके उन्हें पे कर सकते हो, परचेज कर सकते हो एंड उन्हें यूज करके आप एनिमेशन दिखा सकते हो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के। Fine. Okay. Tanu ma'am, I am having another question from you. One person has asked that how important is English communication for freshers? Sorry, can you please repeat the question? The voice is breaking up a bit. Yeah. How important is English communication for freshers? इंग्लिश कम्युनिकेशन एक्चुअली गाइस, अगर आप इंडिया में ही काम कर रहे हो, बाहर तो मैं नहीं बोलती, अगर आप किसी बाहर कंपनी में जा रहे हो, बट अगर इंडिया में काम कर रहे हो, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट में कम्युनिकेट करते हैं। आप हिंदी में भी कम्युनिकेट करो या किसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करो जो आपके ऑफिस में चलती है, लेकिन क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। जो आप बात कर रहे हो जल्दी सामने वाले को समझ आना चाहिए जो आप कह रहे हो। गलत अगर उन्हें समझ आ रही है तो आपकी ड्यूटी है कि आप उन्हें राइट करो, लेकिन हाँ, इट्स नॉट एट इम्पोर्टेंट कि इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है टू अ सर्टेन लेवल। हाँ, जब आप ऊपर जाओगे ना एज अ जूनियर तो ठीक है, चलता है कि आप हिंदी कम्युनिकेट करो, लेकिन हाँ, जब आप सीनियर बने या फिर बनोगे या टीम लीड बनोगे तब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है कि आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन हो, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ योर ग्रुप जो धीरे धीरे होगी। Okay, fine. And another question for you, ma'am, that how we can grow in the gaming industry? I think Nitin can help me here because you know, share the artist experience. Yeah. मेनली ग्रो का ये है कि आप कैसे इंडस्ट्री में नए नए अपडेट आते हैं, नए नए आते हैं, या जो ट्रेंड चल रहा है अगर आप उन्हें फॉलो कर रहेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो कर लेंगे साथ में। अगर आपने कुछ सीखना बंद कर दिया, या अगर लेट्स से कि अगर आप गेमिंग इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे हैं और आप 8 to 5 के जो नॉर्मल जॉब कर रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं होती, आपको एफर्ट डालने की चाहिए, अपने पर्सनल स्किल्स आप ग्रो करनी पड़ेगी एंड इंडस्ट्री में क्या वो डेट रखनी जरूरी है। यही देख लो कि अगर आप हम सिंपल बेस लेवल पर सॉफ्टवेयर लेवल की बात करते हैं, माया रिब्रश या फोटोशॉप के इनके साल में 2 अपडेट आते हैं, नए टूल्स आते हैं, नए ऑप्शंस आते हैं। जहाँ पे 4 दिन की फाइल होती है आप उसे करने में अगर 2 साल पहले 1 साल पहले 4 दिन की फाइल होती है उसे करने 2 दिन भी नहीं लगते सेम आर्टिस्ट से, ये नए आर्टिस्ट हो, क्योंकि इंडस्ट्री होती है, नए तरीके आते हैं, पाइपलाइन नई नई अलग बनती है। तो अगर आप ग्रो करना तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि इंडस्ट्री वर्क कैसे कर रही है, क्या टेक्निकल फैक्टर्स हैं जो जिसे चेंज कर रही है, कैसे आर्टिस्टिक चीजें टेक्निकल कन्वर्ट हो रही है, कैसे स्कैनिंग इन्वॉल्व हो रही है गेमिंग के अंदर। स्कैनिंग आनी जरूरी नहीं है लेकिन नॉलेज होना जरूरी है ताकि किसी वो अपने आर्ट वर्क में इम्प्लीमेंट कर सके। I think I just want to share a छोटी सी ट्रिक जो आपकी ग्रोथ में एक्चुअली बहुत हेल्प करेगी। इस लेवल आप जिस भी आर्टिस्ट का काम फॉलो करते हो, अगर आपको उनसे कुछ सीखना है, मैसेज देम आउट। ऐसा मत सोचना कि वो आपको क्यों रिवर्ट करेंगे, वो तो इतने बड़े आर्टिस्ट ये है वो है, नहीं, उतना मत सोचना। मैसेज देम एंड आस्क देम फॉर द हेल्प। वो लोग आपको हेल्प आउट करेंगे, आई एम श्योर। और एक बार करके मत छोड़ देना, अगर आपको उनकी हेल्प चाहिए, अगर आपको उनसे कुछ सीखना है तो यू हैव टू आस्क देम, मतलब फॉलो अप करो उनके साथ एंड शुड बी। तो आई थिंक ये छोटी सी ट्रिक है जो एक्चुअली हेल्प करती है ग्रोथ में आपकी एज आर्टिस्ट।
now having a last question on our student that क्या quality he has been an artist in video game. पेशेंस होना चाहिए भैया, दैट्स इट। बहुत सेटबैक्स होंगे, काफी चैलेंज लेकिन पेशेंस एंड पॉजिटिव माइंडसेट आपका डिसिप्लिन काम आएगा, स्किल्स ग्रो कर सकते हो, आप सीख सकते हो, लेकिन पेशेंस डिसिप्लिन या छोटी एज से स्टार्ट होती है डिसिप्लिन एंड पेशेंस, तो वो वहाँ ग्रो करना अगर नहीं है आपको निकल आएगा तो वो चीज़ें करना स्टार्ट होगी बहुत जल्दी। अच्छा मैंने ये देखा कि काफी अच्छे आर्टिस्ट होते हैं लेकिन वो हो जाते हैं 3 to 4 या 5 इयर्स के, वो इंडस्ट्री में दिखते नहीं, इंडस्ट्री से गायब ऐसे होता है। सो अगेन पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, fine. Now I would like hand over to ma'am. Thank you so much, Ishan, for the questions. The other questions, or we are done with the questions, Ishan? Ma'am, from our side it's over. Mayur, No, you would like to add? Okay, okay, Mayur, you take your questions, please. Right. So one of the basic questions what students have been asking is what will be the entry level role if they study? Sorry, can you repeat again? What will be the entry level role if somebody is aspiring to join a gaming company? Was that audible? मैं कुछ मैसेज करता हूँ कि गेमिंग इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है वो पूछ रहे हो? नहीं, अगर हाँ, so entry level role आप you join in as a fresher अगर आपके पास कोई भी previous experience नहीं है, so you will be junior artist level 1. क्योंकि कुछ कंपनीज में क्या होता है कि लेवल्स होते हैं जूनियर्स के भी, तो फ्रेशर्स को यूजुअली जूनियर लेवल 1 पे रखा जाता है, लेकिन अगर आप अपने साथ फ्रीलांस एक्सपीरियंस या फिर कुछ इंटर्नशिप अगर आप पहले कहीं पे कर ले वो एक्सपीरियंस अगर लेके आ रहे हैं तो समटाइम्स कंपनीज वो आपका लेते हैं, वो एक्सपीरियंस कंसीडर करते हैं एंड यू कैन बी एंटर एज अ जूनियर आर्टिस्ट लेवल 2. अगर हम बात करें जॉब डिस्क्रिप्शन की, जॉब डिस्क्रिप्शन ये होगा कि आपको जो प्रॉप्स वगैरह होते हैं जो जिस प्रोजेक्ट में आप रहेंगे, सिर्फ ये रहेगा कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिए जा सकते हैं, टाइम दिया जा सकता है और आपको गाइडलाइंस वगैरह वहाँ पे दिए हैं। और वैसे कोई स्ट्रिक्ट नहीं होता है, मेन ये रहता है कि सीनियर्स को कॉम्प्लेक्स एसेट मिल जाता है, जो फ्रेशर्स और जूनियर होते हैं वो सिम वगैरह जो भी एसेट होगा सिम रहेगा। okay, one question in the beginning. थैंक यू नितिन, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड तनु आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि नितिन स्पेशली की पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए, कैसे छोटी-छोटी का हमको ध्यान देना चाहिए एंड तनु सभी एचआर जो बच्चे में एटीट्यूड, रेजिलियंस, ये जो क्वालिटीज बताए, आई एम श्योर it would benefit our students. Then message, anything at the end you would like to tell our young budding gamers? या तो एक्चुअली बाकी सब तो हमने डिस्कस कर लिया, बाकी आई एम श्योर आप लोगों के माइंड में होगा कि रिबूट में अगर करना है तो किस तरह से, सो आई वुड लाइक टू से हियर कि like for our requirement I get in touch with Mala usually from Arena for any sort of requirement, so I think she can further forward you the message if I get in touch with her, so आप अपने पोर्टल send out कर सकते हो and she get in touch with me. Thank you And, so much, Tanu. Please continue. No, I just there's this one point I just want to say कि जो भी आप कर रहे हो उसमें अपना पैशन जो है बनाए रखना, इट्स बैड डेज हो गए तो आपका पैशन खत्म हो जाए, नहीं ऐसा मत, so yeah, this is what I want to add. Great, thank you so much Tanu for the wonderful session. Since आपके कुछ और questions अगर रहते हैं, the questions and we will get the answers from Nitin and Tanu and Ritu से हमको requirements आता है, so please make your portfolio share कीजिए so that I can share them the studio and you have a kickstart careers. Thank you so much Nitin and Tanu. Thank you studio. Thank you Mala, thank you so much again. Yeah, it's lovely to be here. Thank you guys for having us. Thank you.